everybody getting it? That is how the entire assembly works. That inside the atom, if the two charges are there, separated from each other, the two charges will touch each other, and then they will not remain as positive and opposite negative charges. They will not remain as positive charge particles. वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज बचेगा नहीं. वो कहते कहे ना कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. अगर टच नहीं करेंगे तो आप इनको असं बाजूला ठेवू तो शकत नाही ना, एक इतर क्योंकि अट्रॅक्शन मध्ये जो पाच एक टच करी देंगे. मग काय होतं काय समजू शकता. मग त्याच्यावर काम केलं रुदरफोर्ड काय केलं की सांगतो मी तर रुदरफोर्ड काय केलं. हां यस स्कॅटरिंग म्हणजे काय केलं ते अल्फा पार्टिकल गोल्ड प्लेट बिल्कुल समझ जब हमारा डायग्राम बस देखो हमें क्या काम हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि अब रुदरफोर्ड ने जो काम किया है उस काम को हम लोग कई हिस्सों में बांट सकते हैं. एक हिस्सा तो था कि एक्चुअली अल्फा पार्टिकल घेतले आणि एक्चुअली गोल्ड प्लेट घेतले त्याने एकमेकांवर टेकले. गोल्ड प्लेटवर अल्फा पार्टिकल टेकले. ठीक आहे. दुसरं तर त्याच्यानंतर जे घडलं त्याचे ऑब्झर्वेशन्स नोट केले. त्याच्यानंतर काय केलं की ऑब्जर्वेशन नोट केल्यानंतर तो एक्सपेरिमेंट 10-15 बार रिपीट करून पाहिला. तसेच ऑब्जर्वेशन फिर उसके बारे में सोचा. सोचने का काम अलग से करना पड़ता है ना, उसका अर्थ लगाना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है. फिर एटॉमिक मॉडल को जन्म दिया, अपना तैयार किया. ये सारा करने से पहले उसने पहले सिर्फ एक चीज के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को प्लान किया था. वो चीज था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को टच करते हैं या टच करते नहीं है वो कैसे पता चलेगा. नेगेटिव में क्वेश्चन जब जे फंक्शन सांगितलं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस एक दुसऱ्याला टच करतात त्याच्या प्लग कोडिंग मॉडेल. आता त्यांनी टच केलं त्यांनी एकमेकांना बॅलन्स केलं पाहिजे, न्यूट्रल झालं पाहिजे, चार्जेस उरले नाही पाहिजे. आणि टच नाही केलं तर एकमेकांपासून दूर कसे राहू शकतात हा प्रश्न आहे. पण त्याचं उत्तर कसं शोधायचं तर पहिल्यांदा कळलं तर पाहिजे की ते दूर आहेत का. दूर असतील तर आपण विचार करू की दूर कसं काय. जर ते टच करत असेल तर आपण जरूर टच करू कसं करा. लेकिन पहले पता तो चले कि क्या होता है, फिर उसका जस्टिफिकेशन उसके पीछे क्या होता होगा, किस तरह से वो स्टेबल होते होंगे वगैरह वगैरह. इसके बारे में बाद में सोचा जा सकता है. पहले चेक तो करें. मग ते चेक कसं काय करायचं तर या इथे घेतला हा अल्फा पार्टिकल या इथे म्हणजे इंडिकेटर गोल्ड फॉइल त्याच्यावरती अल्फा पार्टिकल घेतला. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में गैप है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो जाएगा. अगर गैप नहीं है तो पास नहीं होगा. Is everybody getting it? It is very simple. It's just as simple as that. तो हम लोग ऐसा कभी होता है ना कि आपको पढ़ा रहा हो एक कोई आप में से कोई बच्चा है जो बाजू में बैठ के एक गप्पे मार रहा थोड़ा सा आणि मग एकदम त्याने बाहेर दुसरे होतं. ताशा तो खरंच काय करतोय असा प्रश्न असतो ना. मैं तो जानता हूँ क्या कर रहा है लेकिन फिर भी उसको एक चांस दे सकते हैं कि शायद वो जो बात कर रहा है सचमुच पढ़ाई के बारे में. मग काय करायचं ना तो पण तुमचे जनकारी काय म्हणतात का तो जर म्हटलं काय समजून घ्यायचं काय माहिती. अगर उसने बोला कि सर अभी आपने मुझे के मुझे अच्छा मुझे जरा समझने की कर रहा है लक्ष्य देता अंदर तो वो क्या हुआ एक सवाल जिससे दो अलग-अलग शक्यताओं में सही क्या है पता चल जाए. जरूरी बड़ी वैसे उधर रिपोर्ट किया कि अल्फा पार्टिकल फेकायचा पास झाला तर गॅप आहे, पास नहीं झाला टच करू नये. एवरीबॉडी गेटिंग दिस. ये इतना सिंपल लॉजिक तो उसका एक्सपेरिमेंट भी था. फिर वो उधर पण एक्सपेरिमेंट प्रोसिजर वगैरे आपल्याला सगळं नीट माहिती आहे. हां मध्ये त्याने ती गोल्ड कॉइल ठेवली मग ती बारीक 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 करण्याला पातळ कर दिला. मग तिथून अल्फा पार्टिकल पडले. मग अल्फा पार्टिकल नंतर ते कसे गेले 98% सरळ निघून गेले. अगर गोल्ड फ्लो बीच में नहीं होता गोल्ड कॉइल तो उन्होंने जहां पे हिट किया होता वहीं पे 98% ने हिट किया. जैसे सचमुच गोल्ड कॉइल बीच में नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि रुदरफोर्ड से मतलब निकाला कि उनके रास्ते में कुछ भी है नहीं. इसका मतलब डिफ्लेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं हुआ. मग त्याने अर्थ काढला की 98% ऑफ द प्लेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी वैकेंट. पूरा का पूरा खाली 98%. बाकी 2% जो था वो 2% जो अल्फा पार्टिकल्स आए वो सामने आए लेकिन वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए. उन 2% में 98% तो अनडिफ्लेक्टेड थे लेकिन जो 2% बाकी थे उनमें बहुत थोड़े. कितने थोड़े
मान लीजिए कि 2% में, सॉरी 2% मध्ये ऑलमोस्ट सगळेच गेले, 2% जे होते त्यातले अख्खे अल्फा पार्टिकल्स फक्त काही सोडून वो सारे के सारे एकदम छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. कितने छोटे एंगल से? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, इतने छोटे एंगल मध्ये ते डिफ्लेक्ट झाले. एकदम कम संख्या में, मतलब 15-20 ऐसे थे जो ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हुए. कितने ज्यादा एंगल में? they were deflected to 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री. इतने मोठे एंगल में डिफ्लेक्ट झाले, जैसे 10-12 मिनिट. और ये सारे 10,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा कॉपी चला गया. अब ऐसा हो सकता है ना कि डिफ्लेक्शन की वजह क्या हो सकती है? डिफ्लेक्शन की दो वजह हो सकती है. एक अट्रैक्शन, रिपल्शन. ऐसा हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से दूसरा अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पण यांनी रिपेल केलं मुळे गेलं वरचे असं. इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? ये ऐसा कर रहा है, बैटिंग कर रहा है तो नहीं कर. तो ऐसा अपना यूनिट है ना ऊपर कट. तो काय करतो असा आला रिपेलिंग नहीं होती. ये उल्टा भी तो वर्क हो सकता है. समटाइम्स यू डोंट गेट इन द राइट पोजीशन, तो बैट नहीं खाली हाथ उसका ऊपर भी होता अपन ऐसा करता है, तो वो अंदर आ जाएगा. तो वो कैसे होगा कि आई पे एक दास आला, या इथे इलेक्ट्रॉन आहे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज आणि हा अल्फा आला, तर असं एकदा अट्रैक्ट होईल की खाली जो भी है, लेकिन डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो डिफ्लेक्शन दो चीजों की वजह से हो सकता है. एक वजह हो सकती है कि रिपल्शन, दूसरा हो सकता है अट्रैक्शन. और दोनों केसेस में साथ साथ डिफ्लेक्शन चला जाएगा. म्हणजे असा येणारा अल्फा पार्टिकल बोलतो असेल इथे निगेटिव्ह असेल तर तो खाली येईल, असा खालून तर असेल तो वरती जाईल. आपल्याला काय माहिती काय खरं काय खोटं. लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या सोचा कि अरे ये सब कुछ तो ठीक है, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई तो बहुत पास से चले जाएंगे, कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई वगैरह, ये सब ठीक है. लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा. अगर बीच में निगेटिव चार्ज हुआ तो उसके डायरेक्टली सामने वाला कोई अल्फा पार्टिकल वापस क्यों जाएगा? हा निगेटिव है, हा पॉजिटिव है, जोरदार अट्रैक्ट होऊन आपटतील फोड देऊ ना आपण, ये वापस क्यों जाएगा? इसका मतलब ये हो कि वापस चला गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. और अगर यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इसको तो अटैक करेगा, लेकिन इनके लिए पसंद की वजह से यहाँ पे था, फिर कभी तो क्या होगा? उसने कहा कि अगर जो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड से आता है अल्फा पार्टिकल, उसके अटैक से जो घबरा के बाजू में नहीं आता, वो कभी बाजू में नहीं आएगा. ये न्यूक्लियस अपनी जगह से कभी नहीं लेगा. न्यूक्लियस स्टेट मतलब अल्फा पार्टिकल होता है, एटॉमिक मॉडेल एटॉमिक आपल्याला माहिती आहे. एटॉमिक मॉडेल सेज की सेंटरला न्यूक्लियस, it carries all the positive charge, it has all the mass of that atom, and it is never going to move. It is always steady at one place. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स वो सोलर सिस्टम के ऊपर जो उसको इंस्पिरेशन मिला, उसको क्लिक हुआ कि ऐसा हो सकता है कि वो सर्कुलर मोशन में हो, तो वो सर्कुलर मोशन में रहेंगे और फोर्स जो उनके बीच में वो सर्कुलर मोशन तो बरकरार रहेगा, लेकिन डिस्टेंस छोटा नहीं होगा उनके बीच में. इस तरह से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं टकराएंगे और ये बरकरार रहेंगे. तो ये सारी गुत्ती सुलझ गई, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए. मग त्याच्यानंतर नील्स बोरनी काही गोष्टी सॉर्ट आउट केल्या. कुठल्या गोष्टी? तर अगर रुदरफोर्ड के रूल माने तो एटम घूमता रहता है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चार्ज इन एक्सीलरेटेड स्टेट, जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा और एक्सीलरेशन भी होगा, वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करेगा. हाँ, हे कुठलं यहाँ से इस चैप्टर में धीरे-धीरे वो पार्टिकल आना चालू होता है, वो पार्ट आना चालू होता है जो बात हम लोगों को नहीं पता. Maxwell's theory of electromagnetic waves, we don't know that. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर निकल आपको पढ़ाएगा, लेकिन वो तक पढ़ाया नहीं गया. तो आपको इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या प्रॉब्लम है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव व्हिच हैज थ्री कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ एक्चुअल लाइट. आता हा एक्चुअल लाइट प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज इन वन डायरेक्शन. हे दोन डायरेक्शन असतात, इकडे हे असे मॅग्नेटिक फील्ड, इकडे असे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे जो जाता है या पार्टिकल मध्ये या कंपाउंड मध्ये क्या होतं, इकडे मॅग्नेटिक फील्ड, इकडे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि ही जो स्टेट चेंजेस थे दैट पर्टिकुलर वेव. अब इसमें क्या होगा कि इसका लॉजिक क्या है कि कोई भी चार्ज वाला पार्टिकल अगर घूम रहा है तो वो
constant speed, so it is going to carry a circular field. Because of the circular field, there will be a magnetic field at the center. लेकिन जब उसका घूमने का स्पीड बदलेगा, तो with the change in the speed, with the change in the motion, the current will change, and because of the change in current, magnetic field will change. और इन सारे changes के response के तौर पे वो क्या करता है, तो वो बाहर अपना एनर्जी छोड़ देता है। इसको समझना बहुत आसान है अगर आप दूसरे एग्जांपल दें। हम लोग या ऐसे बोलो ना, ये किसी फंक्शन में वो राइड्स होते हैं ना, वो अगर आप कभी जाओगे मुंबई एसएल वर्ल्ड ला तिथे राइड्स असतात। या राइड्स तुम्ही बसता की त्याच्यावर ना ये जसे जसे डायरेक्शन असे बदलतात, असं डायरेक्शन रोलर कोस्टर वगैरे तर ते असं जेव्हा खाली पडतात असं येतं, वो टाइम पे ना लोग चिल्लाते हैं, और क्या हो रहा है तो वो उनके मन का एक अवस्था आप देख सकते हो। अचानक बड़े चेंजेस हो रहे हैं, वो थोड़े डरे हुए पर डर सबको लगता है क्योंकि आपका बॉडी का बैलेंस ही शिफ्ट हो रहा है। मैं भी मना नहीं किसी जाकर भी घाबरत नहीं, वो बात ही नहीं है। आज हमारे पैरों के नीचे जमीन है, एका सेकंदानंतर तुमचा अँगल असा बदलतो की तुमच्या घरी काहीच नाही, काहीच बॉडी रायटिंग विथ काइंड बेल्ट, तर इट इज बाउंड टू बी स्केल, यू कॅन चेंज दैट। आणि मग काय होतं की when there is a big change all of a sudden, then you let out that energy of real, and it is let out in the form of a scream like that. आणि ते खूप एन्जॉय करत असतात की वाटतं जर त्यांना भीती पण वाटत असते। आप जितने छोटे बच्चे ऑनेस्ट हो गए वो सिर्फ रोते हैं। लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है कि अंडरलाइन करने की बात क्या है कि जब जब बड़े बदलाव होते हैं तब तब एनर्जी बाहर छोड़ती है। तो ये 4 बड़ा पार्टिकल की स्पीड से जा रहा है और उसका स्पीड अचानक बदला म्हणजे एक्सेलरेशन आलं, इट विल लेट आउट द एनर्जी, इट इज बाउंड टू हैपन, इट यू कैन चेंज दैट। तो उसके हिसाब से तो ये स्पीड रोज बदलता है, 10 सेकंदाला बदलतो। इलेक्ट्रॉन सेकंदामध्ये 10,000 रोटेशन 1 लाख रोटेशन कंप्लीट करतो, तो इतका स्पीड आहे। 1 लाख वर नाही होत, त्यांचे 12 वगैरे रोटेशन तो कंप्लीट करतो, त्यांचे वगैरे इतकं बदलतो। लेकिन ये बेटे के टाइम पे घूमने के टाइम पे हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कभी ऐसा आता है चित्र ऐसा होता है, डायरेक्शन जाके बदलते हैं, so the change of velocity, change of direction is going to bring an acceleration, and that acceleration and charge is together। ऐसा है क्या कि जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है चार्ज नहीं होता, असली चार्ज कायम है, एक्सेलरेशन पण कायम है, मग काय मग एनर्जी इमिट करेगी। अगर वो कायम है मतलब हमेशा एनर्जी इमिट करेगा तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा और वो न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। ये पहला प्रॉब्लम। ऐसा क्यों नहीं होता, नहीं समझा। दूसरा, अगर वो हमेशा एनर्जी इमिट करता है तो आपको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, सारे वेवलेंथ एक से लेके आगे तक जरूर ठीक है। फिर न्यूटन फोर्स को बचाने के लिए आया, उसी के कॉलेज में काम करने वाला न्यूटन बोर्ड। आज न्यूटन बोर्ड ने क्या सांगितलं मग की न्यूटन बोर्ड म्हणजे तुम्ही त्याचा जीव घेऊ नका, न्यूटन बोर्ड सांगितलं की त्याच्या मागे लोकांना त्यांनी सांगितलं सगळं बरोबर आहे। त्याच्या कामाचा भाग काय होता, त्यांनी काय चॅलेंज घेतलं होतं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये गॅप असले की नाही हे शोधायचं। ते घेऊन त्यांनी एक्सपेरिमेंट करून त्यांनी ॲटमचं मॉडेल तयार केलं। त्यांनी इलेक्ट्रॉन्स मधल्या फ्लो वरनं त्यांनी एनर्जीच्या लेवलला काय बदल होतं हे सांगण्यासाठी हे तयारच केलं होतं। वो काम मैं करता हूं, असं म्हणजे ते काम स्वतःच्या हातात आहे। मग त्यांनी काय केलं, आप देख सकते हो जे थॉमसन का मॉडल कुछ हद तक सही था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने टेक ओवर किया और रदरफोर्ड ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर रदरफोर्ड में जो प्रॉब्लम थी वो नील्स बोर ने टेक ओवर, उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नील्स बोर ने काय केलं, त्याने सांगितलं की पहिल्यांदा त्यांनी रदरफोर्डचा पूर्ण ॲटॉमिक मॉडेल त्याचा एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसनचा कॅथोड रे ट्यूबचा एक्सपेरिमेंट, ई/एमचा एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसनचा ॲटॉमिक मॉडेल सब कुछ एकदम प्रॉपर अभ्यास केला। त्याच्यानंतर मॅक्सवेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एकदम प्रॉपर अभ्यास किया। और ये सारा पढ़ाई करके उसको क्लिक हुआ कि लोग बिना वजह के उठा रहे रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है, आप बस ये समझ नहीं रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो उसको जरूरत नहीं है एनर्जी एमिट करने की। तो वो कंडीशन होगी mvr is equal to mh upon 2 if that condition is satisfied the electron doesn't need to emit energy, it can stay as it is happily, there is no problem। everybody getting this? उसके बाद क्या उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर है गोल गोल घूम रहा है
वो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर वाला, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता. आपण जर खूप वेळा बोललोय, जर पुढील एग्जाम मध्ये होईल तुम्हाला, अगर आप एक दूसरे को खींचोगे नहीं तब तक आप घूम नहीं सकते. हाथ छूटला की लगेच पड़ेगा. उसका वजह ये होता है कि सर्कुलर मोशन में टेंडेंसी होता है कि सेंटर से बाहर फेंक दिया जाए. आप चाहे तो ऐसे क्यों करते हैं ना, आप जरा जल्दी तो वो कर देते हैं क्या होता है. मेरा मतलब मानी वो कितना करो पड़ता है. काम करना है टेंडेंसी टू बी थ्रोन आउटवर्ड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. To prevent it from going outwards is you need to pull it inwards. And how do you pull it inwards? Because of say force called as centripetal force. लेकिन centripetal force तैयार करना, उसको प्रोवाइड करना हमारा जिम्मेदारी है. सर्कुलर मोशन खुद तैयार नहीं करता. सर्कुलर मोशन बोलता है कि मैं सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करूंगा अगर आप ये बोझ दोगे तो, वरना क्या करता हूं. इसलिए पहले आपको चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स, तभी होगा सर्कुलर मोशन. तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे होगा? तो सेंट्रीपेटल फोर्स आपको तैयार करना पड़ेगा. वो कैसे तैयार होगा? तो इस केस में होगा प्रोटॉन का, सारे प्रोटॉन्स का मिलकर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ, दैट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन और सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया. इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? द पहला पॉइंट, when the electron revolves in circular orbit, the centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Second point, the electron can remain in stationary orbit or that kind of orbit where it does not need to emit any energy if एक particular condition satisfy होता. कौन सा condition? mvr is equal to nh/2π. आणि मग त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची त्याची तिसरी कंडिशन राहिली की इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसको अगर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ठीक बघा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, उसको कोई एनर्जी रोज आके देने वाला तो है नहीं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा? तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा सेम एनर्जी के साथ. त्यामुळे त्या ऑर्बिट मधल्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी तेवढीच. इसलिए वो जो एनर्जी है वो एनर्जी अकेले इलेक्ट्रॉन की ना होती है, इस ऑर्बिट की एनर्जी होती है. क्योंकि इस ऑर्बिट में जो भी जाएगा उसकी एनर्जी उतनी है. इस तरह से ये एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी. मग म्हणते हैं कि ऑर्बिटला कधी-कधी एनर्जी लेवल पण म्हणतात. म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट किंवा फर्स्ट शेल मध्ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड शेल सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड शेल थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ शेल फोर्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन. उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर आप ऑर्बिट का एनर्जी बिल्कुल अपनी जगह से अपनी वैल्यू से नहीं बदलेगा तो उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है. व्हाई इज इट कॉल्ड स्टेशनरी? बिकॉज़ समथिंग दैट इज स्टेशनरी विल नेवर चेंज.